नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4। दोस्त आज हमारा जो टॉपिक है वो एजुकेशन के ऊपर है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लर्निंग एंड कॉग्निशन। दोस्त ये सब्जेक्ट एजुकेशन पे है। आज मैं आपको टोटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और विद आंसर समझा दूंगा आपको। मैं आपको ब्रीफली में बता दूंगा, प्लस दोस्त मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा और उस नोट्स में से पूरा पेपर आपका आने वाला है। चलिए एक बार दोस्त मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए। जो दोस्त ऐसे अगर स्पेशली मैं आपको बताऊं दोस्त, ये हमारे नोट्स हैं। अगर आप अपने आप सिलेबस को देखोगे, आप ज़रा सिलेबस में आइए। बहुत सारे दोस्तों चैप्टर, काफ़ी लेंथी इसका सिलेबस है। ये टोटल इसमें जो चैप्टर वो 11 चैप्टर है। सेम इंग्लिश मीडियम में भी यही है। टोटली 11 चैप्टर और एक दिन आपके पास टाइम है दोस्त इसको पूरा कवर करने का। तो स्पेशली अगर मैं आपको बताऊँ तो इनको प्रिपेयर करने का जो एक तरीका है, जस्ट आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूँ, आप सिर्फ उन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मैं हिंदी मीडियम में वैसे करता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए वैसे करता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा सहूलियत हो। अब इजली इसको लर्न भी कर लोगे। देखिए, अगर हम पूरे सिलेबस की बात करें, इनमें दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है अभिसारी और अपसारी चिंतन में आपको उदाहरण सहित अंतर बताना है। आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन द किसमें, कन्वर्जेंट में और डाइवर्जेंट में। दोस्त इनके अंदर एग्जांपल देख के आपको समझाना हो, क्वेश्चन आता ही आता है ये। तो एक क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। इसके बाद आपको सेकंड वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। वेस्फोर्ड और वेरिस्टीन द्वारा जो दिए गए सुझाव हैं वो आपको बताना है कि कौन सा इन्होंने सजेशन दिया था जिससे कि जो एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो इनका सोल्यूशन था वो आपको बताना है। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। एंड इसके बाद जो दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का, वो है थर्ड। ये देखिए दोस्त, यानी कि मेन थर्ड क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। 2 मैंने आपको बता दिया। तीसरा पियाजे के अनुसार, पियाजे एक थिंकर है, फिलोसफर है ये, ठीक है। एंड ये एक कैसे हो, दार्शनिक है एक। तो पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में अमूर्त संतप्रयोग के बारे में तार्किक रूप में चिंतन करने में सक्षम है, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू पियाजे, एट विच स्टेट डू चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जो प्रोजिशंस होते हैं उनके बारे में कब वो सोच पाते हैं। तो ये पियाजे के द्वारा दोस्तों थ्योरी दी गई है, आपको ये बताना है। पियाजे के अनुसार दोस्तों थ्योरी क्या है, पियाजे की थ्योरी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप पियाजे की वीडियो देख लेना। इसके बारे में एक मैम ने, हमारी टीम की एक मैम ने उसने समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप उस वाले वीडियोज़ को देख लेना, पियाजे की थ्योरी इसके अंदर आपका कवर हो जाएगा, क्लियर दोस्त। एंड इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है, 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। एंड दोस्त इसके बाद आता है हमारा मॉडलिंग की प्रक्रिया में अलग अलग प्रकार की जो प्रक्रिया होती है हमें वो बताना है। एक क्वेश्चन ये हो गया दोस्त। कार्ल रोजर्स पे भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ, तो एक बार ये क्वेश्चन कर लेना है आपको। एंड दोस्त गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, एक ये क्वेश्चन। एंड दोस्त इसके बाद आता है सभी बच्चे विशिष्ट हैं, इस टिप्पणी से आप क्या समझते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं क्या है, एक शिक्षक के रूप में आप उनकी प्रतिभा को कैसे प्रोत्साहन देंगे, एक ये क्वेश्चन दोस्त। टोटल 8 क्वेश्चन देखो आते हैं वो, आपको उनमें से कोई 4 क्वेश्चन करने होते हैं दोस्त। लगभग 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, तो इनमें जो जो मैंने क्वेश्चन बताया वही क्वेश्चन करना है। बाकी दोस्त आप उन क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। ये पूरा सिलेबस का क्वेश्चन है, ये क्लियर है। तो ये जो स्लाइड्स है आपको मैं दे दूँगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें ज्वाइन हो जाना, आपको ये वाले क्वेश्चन वाली स्लाइड मिल जाएगी। प्लस दोस्तों नोट्स जो लेना है आप सभी को, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए आप। आपके सामने बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 लिखा होगा, उसमें पे आप क्लिक कीजिए, सारे सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, आप ये रहा एजुकेशन का नोट्स, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में ही है। और जो आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन के इसमें आंसर्स हैं, बिल्कुल ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर हैं। तो आप ये नोट्स ले सकते हो। नोट्स बिल्कुल दोस्त पेड होते हैं, क्लिक करना है आप सभी को यहाँ पे, एंड बाय नाउ पे क्लिक करके आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, अपनी डिटेल्स को फिल कर देना इसके अंदर। चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्त मैं कुछ क्वेश्चन को समझा देता हूँ, ताकि आपको कुछ क्वेश्चन समझाने के बाद और कुछ क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, ताकि आप इजीली इस टॉपिक को निकाल सको। बहुत ईजी पेपर होता है इसका, ठीक है। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है अभिसारी और अपसारी चिंतन में आपको उदाहरण देकर बताना है। ये देखिए दोस्तों, अभिसारी और अपसारी में उदाहरण देकर बताना है दोस्तों। देखो नोट्स के कुछ सैंपल दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, अभिसारी चिंतन एक बिंदु पर केंद्रित होता है। इस प्रकार के चिंतन में कल्पना करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। किसमें, अभिसारी में, इसमें कल्पना नहीं की जाती है। यह बुद्धि को बढ़ावा नहीं देता है। कौन सा, अभिसारी, यह बुद्धि को बढ़ावा नहीं देता है। अभिसारी चिंतन पर तथ्यों, ये मतलब कि दोस्त बिल्कुल फैक्ट्स पे तो बेस होते हैं, बट ये किसमें कल्पना नहीं होती, क्लियर दोस्त। तो पहले से बने नियम और तथ्यों के आधार पर किसी समस्या का हल निकालना, उसको कहा जाता है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसका मतलब क्या होता है, जो जो पहले से जो एग्जिस्टिंग जो नियम है उसको समझकर उसके द्वारा कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। लेकिन एक ही हमारे पास अपसारी चिंतन, तो हिंदी मीडियम में बता रहा हूँ, देन हमारे पास इंग्लिश मीडियम में भी है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। पहले हिंदी मीडियम में बता देता हूँ मैं।
अपसारी चिंतन क्या है? देखो, अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। अपसारी चिंतन या सृजनात्मक चिंतन खोज, आविष्कार और मौलिकता को जन्म देता है। यानी कि दोस्त इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है डिस्कवरी पे, इनोवेशन पे और मौलिकता, उसकी दोस्त जो मतलब कह सकते हो जो फंडामेंटलिटी है उस पर जोड़ देता है ये। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है तो वह व्यक्ति उस समस्या के समाधान के लिए अपनी कल्पना का यूज़ करता है, समस्याओं को सोल्व करता है। दोस्त इसमें चिंतन को बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से जाना जाता है। अब सारे चिंतन को दोस्त आउट ऑफ द बॉक्स भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि सामान्य सोच से अलग सोच रखने वाला व्यक्ति जो प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है। ठीक है, तो इसके कुछ डिफरेंसेस वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसे क्या करना है। देखिए दोस्तों, जो आप देखो, अब सारी चिंतन खोज, आविष्कार और मौलिकता को जन्म देता है। अभी सारी चिंतन एक ही बिंदु पर केंद्रित रहता है और ये खोज को बढ़ावा नहीं देता है। इस प्रकार के चिंतन यानी जो अपसारी चिंतन है, इस प्रकार के चिंतन से बालक सृजनशील बनता है ना, थोड़ा क्रिएटिविटी उसके अंदर आती है। बट जो अभिसारी चिंतन है, इसमें क्या होता है दोस्त, बालक से बच्चे रटने वाले बन जाते हैं, तो तोते की तरह बस उनको रटवाया जाता है इस वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग। अभिसारी जो चिंतन इसके अकॉर्डिंग, अपसारी चिंतन से बालक के कल्पना शक्ति और बुद्धि का विकास होता है। बट दोस्त जो अभिसारी चिंतन है, इससे बालक के कल्पना शक्ति और बुद्धि पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें रटन विद्या को बढ़ावा दिया जाता है। अपसारी चिंतन के फलस्वरूप किसी भी समस्या का एक से अधिक हल निकाला जा सकता है, लेकिन दोस्त जो अभिसारी चिंतन है, इसमें एक समस्या का सिर्फ एक ही हल निकाला जा सकता है। इस प्रकार जो अपसारी है, अपसारी जो चिंतन है किसी निश्चित तथ्य पर आधारित नहीं होता, बट दोस्त ये किसी एक फिक्स पॉइंट पे आधारित होता है। इसमें जैसे मान लो दोस्तों, कोई फैक्ट या कोई एक ही टॉपिक होगा, उसी पे पूरा चीज़ डिफाइन करना होगा अभिसारी में। बट ये सिर्फ एक फिक्स नहीं है, तो डायनामिक टॉपिक होता है ये। ठीक है, और इसी को सेम दोस्त यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में दे दिया गया है, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्लियर है? आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख सकते हो। आप जो आपको मैं स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, इसको मैं दे दूँगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो आप दोस्त इसको सिंपल सा समझ सकते हो। ठीक है, इसमें रीजनिंग का यूज होता है ना। एंड इसके अंदर मेनली दोस्तों जो मेन जो की पॉइंट्स हैं, बस आपको वो पता होना चाहिए। बच्चे इसमें दोस्तों स्पीडी बन पाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग पे बात की जाती है, बट इसके अंदर फ्लोइंग और नॉन लिनियर पे दोस्तों इसमें मेन फोकस किया जाता है। ठीक है, तो मेनली हमारा टॉपिक ये है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन हमारा हो रहा है, मैं दोस्तों जल्दी से आपको ब्रीफ कर देता हूँ। वेस्टफोर्ड और वेरीस्टीन के द्वारा सुझाए गए समस्या समाधान के चरण बताने, यानी इनके ये जो इन्होंने जो सजेशन दिया था उसके बारे में बताना है दोस्तों। वुडवर्थ और मार्लिस, अब देखोगे आप मार्विल्स। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को आपको समझाना इस तरीके से है कि टॉपिक में जब टीचर पढ़ रहा हो आप दोस्त, तो उसमें आप पहले से छोटा सा इंट्रोडक्शन देकर समझा दो। ठीक है, ताकि दोस्त समझ में आ जाए। देखो दोस्त, वुडवर्थ और मार्विस के अनुसार समस्या समाधान का व्यवहार ऐसे उपन्यास या कठिन परिस्थितियों में होता है जिसमें किसी समाधान को पुरानी परिस्थितियों में अतीत के अनुभव से प्राप्त सिद्धांतों और संकल्पनाओं को प्रयोग करने की समस्त विधियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखो तो जो भी थिंकर्स अपने व्यूज़ देते हैं वो यहाँ पे देखिए आप, वो इन्वर्टेड कॉमा में होता है। तो जो भी इन्वर्टेड कॉमा में होता है आपको ईजिली सेम टू सेम आपको लिखना होता है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। और जब तक थिंकर के व्यूज़ नहीं लिखते हमें मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है, तो कोशिश करना थिंकर के व्यूज़ लिखे। जैसा कि आप इनके अकॉर्डिंग देखो तो ये क्या कह रहे हैं, जो वुडवर्थ और जो मार्लिस, ये कहते हैं समस्या समाधान का जो व्यवहार होता है वो ऐसे कठिन परिस्थितियों में होता है जब किसी भी पुरानी समस्याओं या किसी पुरानी परिस्थितियों या तो किसी पुराने अनुभव के अनुसार हम अपने जो हमारे पास अनुभव होता है उसके अनुसार किसी भी समस्या का हम सोल्व कर पाते हैं। बट दोस्त ये इन्होंने अपनी लैंग्वेज में कुछ हार्ड लैंग्वेज में बोला यार, बट मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ। अब हम बात करते हैं वेस्टफोर्ड और वेरीस्टीन के द्वारा जो सजेशन दिए गए हैं वो क्या है। मेरे दोस्त अगर हम बात करें तो इनके जो पॉइंट्स हैं वेस्टफोर्ड और वेरीस्टीन के, इनका एक आइडिया था। आइडिया क्या था कि अगर हम सॉल्व करना है हमें कोई भी प्रॉब्लम को, तो दोस्त यहाँ पे देखो वेस्टफोर्ड के द्वारा, और इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे मेनली लोफ्टस के द्वारा, है ना, डोमिनिकवस्की और लोफ्टस के द्वारा, इनके द्वारा क्या सिद्धांत दिया गया। तो अलग अलग थ्योरीज दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेसफोर्ड और वेरीस्टीन के द्वारा। इनके द्वारा ये दिया गया, इन्होंने पता क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो भी हम प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे वो हमारा एक आइडियल होगा। आइडियल होगा, आइडियल का मतलब क्या होता है दोस्त, आदर्श होगा। आदर्श का मतलब क्या होता है कि जो हम सोच रहे हैं बस ऐसा होना चाहिए, हमारी थिंकिंग है, हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इन्होंने एक नारा दिया दोस्तों आइडियल का। अब आइडियल का मतलब जो आई है इसका मतलब होता है पहले समस्या की पहचान करो। इन्होंने बोला कि कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करना है हमें तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम को पहचान करो, उसके बाद दोस्तों डी यानी कि उसके बाद उसको डिफाइन करो, जो आपका लक्ष्य है जो आपका गोल है उसको डिफाइन करो।
इसके बाद है दोस्त आपका ई मतलब क्या है भाई यहाँ पे, यानी कि आप देखो सबसे पहले जो संभावित रणनीतियाँ हैं आपकी, जो आप समाधान करना चाहते हो, उसके लिए थोड़ा सा दोस्तों यानी कि अन्वेषण करो, नए नए खोज करो, ठीक है, थोड़ा सा इनोवेशन करो। एंड यहाँ पे ए मतलब क्या, यहाँ पे एक्ट लाइक मतलब कह सकते हो कि रणनीतियों पर आधारित अधिनियम। और एल मतलब है पीछे मुड़कर देखे और सीखे, यानी कि अतीत को देख के अपनी पॉलिसीज को बनाए। देखिए दोस्तों, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डिफाइन गोल्स, एक्सप्लोर पॉसिबल, यानी दोस्तों आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना है अपने आप को, पॉसिबल जितना आपसे हो सकता है उतनी सॉल्यूशन निकालना है। एक्ट ऑन द स्ट्रेटजीज, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है। और लुक बैक एंड लर्न। लुक बैक एंड लर्न का मतलब होता है कि इतिहास में जो आपके अनुभव हैं उसके अकॉर्डिंग सीख कर कोई काम करना। इसके बाद दोस्तों डोमिनिस्वोस्की एंड लोफ्टस के द्वारा भी कुछ प्रिंसिपल दिए हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले तैयार रहना चाहिए, हमें अपने आप को तैयारी करनी चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए, ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम को टैकल कर सकें। अब जैसे कि दोस्त मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपका एग्जाम है, अब कल ही आपका एग्जाम और एक दिन पहले आप पढ़ रहे हो, तो आपको इस तरीके से अपने आप को पहले से ही तैयार रखना चाहिए था कि एग्जाम आए चुटकी में निकाल दे। नहीं दोस्तों, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यहाँ पे आपका मतलब है कि जो आपकी मेंटल जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज करना, उसके बाद में एवोल्यूशन करना कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो तीन दोस्तों नारे, ये तीन दोस्त आप प्रिंसिपल कह सकते हो कि इनके द्वारा दिया गया है। क्लियर है। एक को और क्वेश्चन हम लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ये देखिए, इसके बाद मैंने बोलता ये दो क्वेश्चन मैंने बोलता दोस्तों, आपको पहला ये करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा आपको स्किप करना है। एंड हाँ दोस्त, ये फोर्थ वाला, ये वाला करना है आप सभी को। अधिगम शैलियों से आप क्या समझते हैं, कुछ अधिगम शैलियों और सीखने पर उनके प्रभाव की चर्चा कीजिए। देखो दोस्तों, अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या होता है अधिगम का मतलब, क्या होता है, यानी कि देखो मेनली कहेंगे इसका मतलब सीखना, ठीक है। मीनिंग ऑफ लर्निंग स्टाइल, यानी कि कोई भी चीज़ लर्न करना, सीखना। इसके बारे में गेट्स के अनुसार कुछ परिभाषा दी गई है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिनियम यानी कि अधिगम कहलाता है। यानी कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, दैट इज कॉल्ड अधिगम। अधिगम मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, समझ में आ गया आप सभी को अधिगम मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आप सब यहाँ पे ये समझ सकते हो कि जो आपकी लर्निंग की जो प्रोसेस है, ठीक है। अधिगम का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, लर्निंग होता है। तो कोई भी चीज़ नया नया चीज़ ऐड ऑन करना, अपने अंदर सीखना, उसी को हम ये क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। स्किनर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्किनर, ये इनका क्या कहना है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब होता है कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एडोप्टेशंस, यानी कि कोई भी चीज़ जब हम प्रोग्रेस करने के लिए अपने आप को अडप्ट करते हैं, यानी कि एडोप्टेशंस इन प्रैक्टिस, दैट इज कॉल्ड लर्निंग, यानी कि अधिगम। तो इनके द्वारा ये कहा गया है। मार्गन के अनुसार भी दोस्त कुछ कही गई है कि अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास और अनुभव से होता है। यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। दैट मीन्स जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हम सीखते रहते हैं, जो हमारी एक्सपीरियंस होती है, वो हमारी जो अधिगम, अधिगम देखो, अधिक मतलब अधिक, गम मतलब सीखना यहाँ पे, तो अधिक सीखने की जो प्रक्रिया है, जो अधिक सीखने का जो अनुभव है, उसी को हम कहते हैं अधिगम। ये कहा गया है मॉर्गन के द्वारा। क्लियर दोस्त यहाँ पे। एंड कुछ सीखने की शैलियाँ और सीखने पर उनका प्रभाव जो है यहाँ पे आपको बताना है। देखो, जब भी आप इन क्वेश्चंस में आपको जो दिखा रहा हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर की पॉइंट्स में करना है, ताकि आप एग्जाम में भूल ना जाओ। तो जिसने मैं पॉइंट्स बता, देखो कुछ सीखने की कुछ शैलियाँ बता रहे हैं। सबसे पहले एसेट्स, देखो एक इंसान का जो संपत्ति होता है उसकी बुद्धि होती है, ठीक है, उसका माइंड सेट होता है, जो उसके अंदर नॉलेज का जो है, जिसमें ज्ञान है। तो हमें अपनी संपत्ति को इंक्रीज करना चाहिए। गाड़ी बंगला दौलत नहीं दोस्त, अपनी एसेट्स, हमारी एसेट्स हमारा दिमाग होता है, हमारी बुद्धि होती है, यही काम आने वाला है। एंड प्रतिबिंबित यानी कि रिफ्लेक्शनल, जो आपके पास है वो उसका प्रभाव सोसाइटी पे पड़ता है। एक सिद्धांतवादी दोस्त क्या करता है कि अलग अलग टॉपिक्स के बारे में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स देता है, जो कि दोस्त प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया जा सकता है। प्रैग्मेटिक होना चाहिए वो, है ना। प्रैग्मेटिक मतलब तो जो प्रैक्टिकली हो और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता हो, सभी पे वो लागू होता हो यहाँ पे, ठीक है। द रोल ऑफ फ्रेंड्स इन चिल्ड्रंस लर्निंग, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है, क्या बच्चों के सीखने में साथियों के दबाव की कोई भूमिका होती है? तो बिल्कुल होती है यार। आपको देखो इस क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकते हैं जो कि टोटल वैल्यू वेस्ट हो, डेट मीन्स आपको उसका आंसर अपने खुद सोच कर ही देना है। जैसे इसमें पूछा गया है कि जो बच्चे होते हैं उनके सीखने में उनके साथियों का दबाव जो होता है, क्या उसका रोल होता है? बिल्कुल होता है। दोस्त अच्छा है, अगर नालायक है तो वो आपको भी नालायक बना देगा दोस्त। तो कंपनी कैसी है इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक
ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। एंड दोस्त इसके बाद जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं इसमें से जो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वही क्वेश्चन आपको करना है। दोस्त जो क्वेश्चन मैंने बता दिया वो क्वेश्चन कर लेना, बाकी एक प्याजे वाले कर लेना। प्याजे वाली वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिए, आप जाके उसको देख लीजिए। प्लस दोस्त मैं फिर से बता रहा हूँ, इस नोट्स को ले लीजिए ताकि आपका पूरा पेपर ही अच्छा चल जाए। इसके अंदर सब कुछ है यार, सब कुछ। आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है दोस्त? हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जाके आप नोट्स ले लीजिए भाई, बहुत ईजी सब्जेक्ट है हमारा तो ये। अब टाइम बहुत कम है, वरना आपको मैं चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस खत्म करवा देता, बट एग्जाम इसका कल ही है, तो उसमें इन फ्यूचर में अब जो बच्चे आएंगे उनके लिए करवा दूंगा। तो जल्दी से आइए, आप नोट्स ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए आप, ठीक है। और कोई डाउट्स किसी भी क्वेश्चन में होता है मुझे आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। याद बनाए रखिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।